हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग समझते हैं। तो आई थिंक क्रॉप का मतलब तो सभी को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देती हूँ। एक्चुअली ना, क्रॉप अगर कोई भी प्लांट होता है, सपोज करो कोई भी प्लांट है, जब हम उसको हम उगाते हैं, राइट। लेकिन मतलब अगर हम उसे ज़्यादा लार्ज स्केल में उगाएंगे, जब हम उसे लार्ज स्केल में उगाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, ठीक है। सो अन प्रोडक्शन मतलब क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो मतलब पहेली और बूझो जो हैं वो समर वेकेशंस में कहाँ गए थे? अपने अंकल के घर गए हुए थे। उनके अंकल क्या है? एक फार्मर है। फार्मर मतलब किसान है। तो क्या हुआ कि मतलब एक दिन उन्होंने वहाँ पे ना बहुत जो खेत होता है, फील्ड होता है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ना टूल्स देखे, अलग अलग हथियार देखे। कैसे? जैसे कि खुरपी, शिकल, शोवल, प्लो और ऐसे मतलब बहुत सारे जो उन्होंने वो देखे टूल्स। ठीक है, अब जो बोझो है वो बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ यू वी यूज़ दीज टूल्स। तो अब बोझो बोल रहा है कि मुझे भी जानना है कि कैसे इन टूल्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। तो अब देखो, हमने एक्चुअली पढ़ रखा है ना कि मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड चाहिए होता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, काई की प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से खुद अपना खाना बना सकते हैं वो। पर हम लोग जो हैं, हम जो हैं वो डिपेंडेंट हैं एनिमल्स और प्लांट्स पे, क्योंकि हमें अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है, राइट। तो मतलब can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? ठीक है, तो मतलब जो है प्लांट्स तो खुद अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। पर हम जो है उन्हें हमें जो है डिपेंड होना पड़ता है किस पे? प्लांट्स पे अपना खाने को लेने के लिए। पर हमें सबसे पहले तो कि हमें खाना क्यों खाना है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि हमें वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें खाना खाना क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है खाने की? क्योंकि जो एनर्जी मिलती है हमें फूड से, जो एनर्जी मिलती है हमें ना फूड से, वो यूटिलाइज करता है और हर एक ऑर्गेनिज्म, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। और उसमें जो फिर वो एनर्जी से ना हम हमारी बॉडी में काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। इन सारी टाइप्स की प्रोसेस जो हैं इस एनर्जी से हमारी जो बॉडी होती है उन सब में ये सारी प्रोसेसेस होती हैं एनर्जी से, जो हमें फूड से मिलती है। ठीक है, अब हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना मिलता है प्लांट से, एनिमल से, या फिर दोनों से। ठीक है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड अ फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? तो अब देखो, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको क्या है? फूड चाहिए, राइट। सबको चाहिए फूड। लेकिन अब इतने मतलब इतने सारे लोगों को खाना चाहिए, तो सबको कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग? ठीक है, तो अब कैसे प्रोवाइड करते हैं? इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? फूड को बड़े स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये है कि आप सिर्फ थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने खेत में अपने लिए सिर्फ, और एक है आप बहुत बड़े स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी को हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, okay, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब देखो, अगर हमें ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो सबको फूड पहुंचाना है, तो क्या क्या ज़रूरी है? रेगुलर प्रोडक्शन। हमें मतलब रेगुलर प्रोड्यूस करते रहना, ऐसा नहीं कि आज प्रोड्यूस करा तो उससे मतलब बहुत समय बाद प्रोड्यूस करें। हमें रेगुलर प्रोड्यूस करना होगा, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब उसे अच्छे से स्टोर करके रखना होगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, मतलब सही तरीके से वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, ये भी ज़रूरी है अगर हमें बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसे फूड प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखते हैं।
देखो अब एग्रीकल्चर क्या होता है, हमें पता है एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे मतलब ये एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसके पीछे एक कहानी है कि मतलब 10,000 BCE तक, जब 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, लोग क्या थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, जो मिल गया वो खा लिया, ठीक है। एनी फ्रूट्स मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं कि क्रॉप्स उगा रहे हैं उन्हें फिर अच्छे से स्टोर कर रहे हैं फिर उसे बस पका के खा रहे हैं, ऐसा नहीं। नोमैडिक थे, कुछ भी खा लेते थे, कहीं भी चले जाते थे, राइट। दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मतलब वो जो पीपल थे ना वो ग्रुप बनाते थे एक दूसरे के साथ और इधर उधर जाते थे और फूड और शेल्टर मतलब खाना और जो कहीं रहने के लिए जगह ढूंढते रहते थे। दे इट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब वो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे तो मतलब वो खाली ऐसी जो कच्चे सब्जी और फ्रूट्स खाते थे, पर बाद बाद में वो क्या करने लगे, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो एनिमल्स को भी जो है हंट करने लगे, मतलब शिकार करने लगे अपने खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में क्या हुआ, वो क्या कर सकते थे, कल्टीवेट कर सकते थे लैंड को, मतलब लैंड में जो है कल्टीवेशन कर सकते थे और उसमें क्या प्रोड्यूस कर सकते थे, राइस, मतलब चावल जो धान होता है उसे उगा सकते थे। और राइस हो गया, वीट हो गया और अदर फूड क्रॉप्स, ऐसे ही बहुत अलग अलग फूड क्रॉप्स उगा सकते थे और ऐसे करके जो है हमारा एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ, ठीक है। तो ये थी एग्रीकल्चर की कहानी, ठीक है। अब देखो इसमें क्रॉप की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ से यहाँ तक का। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप, ठीक है। मतलब जब प्लांट्स जो है एक ही तरीके के बहुत बड़े स्केल में उगाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स, बहुत बड़े खेतों में उगाए जाते हैं, उसे ही हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है क्रॉप क्या है करके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो मतलब अब सपोज करो हम बोल रहे हैं कि हमें देखो क्रॉप को हम ना हिंदी में बोलते हैं फसल, ठीक है। तो क्रॉप जो सपोज करो हमने बोला है कि हमने जो है गेहूं की फसल उगाई है, तो इसका ये मतलब है कि मतलब पूरा एक फील्ड, पूरे एक खेत में सिर्फ वीट होगा, सिर्फ हमने मतलब गेहूं ही गेहूं उगाए हैं और कुछ नहीं, सिर्फ एक पूरे जो बड़ा सा खेत होता है उसमें सिर्फ हमने गेहूं उगाए, उसको बोलते हैं हम क्रॉप, ओके। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो क्रॉप्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। अब क्योंकि ना ये बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग, बेसिस ऑफ सीजन कि मतलब कौन से सीजन में वो ग्रो करते हैं उनमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, बारिश है, वो रीजन टू रीजन मतलब प्लेस टू प्लेस जो है अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। नाउ अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग क्लाइमेट रहता है, तो मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो हैं अलग अलग पार्ट्स में जो है उगाए जाते हैं कंट्री में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो मतलब ये सारी जो लेकिन हम ज़्यादा तो सिर्फ दो, इनमें दो चीज़ों में ना हमारे क्रॉप्स को है बड़ी बड़ी कैटेगरीज को डिवाइड करा गया है। वो क्या है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो अब इनके बारे में जो है ब्रॉडली समझते हैं। फर्स्टली देयर इज खरीफ क्रॉप, ठीक है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। देखो बहुत सिंपल है, ऐसे क्रॉप्स, ऐसे मतलब ऐसी फसल जो हम रेनी सीजन में उगाते हैं, रेनी मतलब वही हमें पता है बरसात के मौसम में जो उगाते हैं हम फसल, उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब इंडिया में रेनी सीजन कब कब रहता है, जून से लेकर सितंबर में। और अब कौन कौन से हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं खरीफ क्रॉप्स, कौन कौन से हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के, ठीक है। अब रबी क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो रबी क्रॉप है ना वो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जो इंडिया में है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, ठीक है।
और एग्जाम्पल्स क्या है रबी क्रॉप्स के? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, सो अब एक बार फिर से समझते हैं कि व्हाट आर दीज थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ क्या होता है? खरीफ जो है ना वो रेनफॉल में उगा, मतलब जो रेनी सीजन होता है उसमें उगाया जाता है, जो इंडिया में रहता है जून टू सितंबर। ठीक है, बहुत सिंपल है। खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सारे जो है खरीफ क्रॉप्स हैं। अब रबी क्रॉप क्या है? रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाया जाता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, वेरी सिंपल। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो मतलब देखो, अब रेनी सीजन में तो हमने उगा दिए खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, और विंटर में उगा दिए रबी क्रॉप्स। अब जो बाकी समर है उसमें हम जो है इन सब के अलावा थोड़ी पल्सेस और वेजिटेबल्स उगाते हैं अलग अलग जगहों में। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉरी तो अब देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो मतलब जैसे जो क्रॉप कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम वो देखने वाले हैं। ओके, सो अब क्या कहते हैं ना, बूजो इज आस्किंग अ क्वेश्चन। बूजो ने पूछा कि हम पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? ठीक है, मतलब जो पैडी है, जो धान होता है, जो चावल होता है, उसे हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि जो पैडी है ना, जो धान है, उसे बहुत ज़्यादा जो है वाटर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या है, इसीलिए वो रेनी सीजन में उगाया जाता है, विंटर सीजन में इसलिए हम उसे नहीं उगा सकते, राइट। तो अब है ना कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house, right? तो मतलब अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब जब आप नॉर्मली अपने घर में भी ऑर्नामेंटल वगैरह प्लांट्स उगाते होगे, मतलब ऐसी कोई प्लांट्स उगाते हो अपने घर में, तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो। सबसे पहले आप मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोदते हो, फिर उसमें बीज डालते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, फिर वो बड़ा होता है, राइट। फिर रोज़ पानी डालते हो तब जाके वो बड़ा होता है। तो हम वही देखने वाले हैं कि क्रॉप्स को उगाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इनको मतलब जो ये जो होती है ना, ये जो प्रैक्टिसेस होती, मतलब जो भी ये जो होता है, जो हम स्टार्ट, मतलब जैसे वो हम प्लांट को उगाते हैं, जैसे क्रॉप्स को उगाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट। तो क्या क्या है? फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ठीक है, तो मतलब अब हम इन सबको एक एक करके ब्रॉडली पढ़ते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. तो मतलब जब क्रॉप उगाते हैं ना, उससे सबसे पहली जो एक्टिविटी है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो इसमें हम क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में कि उस सॉइल को हम टर्न करें और उसे लूजन करें। तो जैसे कि ना, मतलब जैसे जैसे हम, मतलब जैसे फील्ड में सपोज करो हम क्रॉप को उगा रहे हैं, तो मतलब हमें क्या करना है? हमें होता है हम सॉइल को ना लूजन करना होता है, तो ताकि उसमें जो है, अब देखो लूजन करने से क्या क्या होता है। फर्स्ट दिस अलाउज दी रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे जो है ना, हमारी जो रूट्स होती हैं पेड़ की, वो आसानी से जो है पूरे रूट के अंदर पेनिट्रेट का मतलब घुसना होता है, आराम से घुस पाए डीपली सॉइल में और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले। ठीक है, and the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. ठीक है, और वो आराम से ब्रीथ कर सके, जो रूट्स हैं, इसलिए भी जो है हमें लूजन करना ज़रूरी है सॉइल को। ओके, नाउ वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? मतलब अब लूजन करना कैसे मतलब अलाउ करता है प्लांट्स को आराम से ब्रीथ करने में? ओके, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स।
जो लूजन सॉइल होता है ना, मतलब एकदम लूजन सॉइल, वो क्या करता है कि अर्थवॉर्म्स और अदर जो जो माइक्रोब्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है ना उसमें हेल्प करता है। और जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये फार्मा के फ्रेंड्स होते हैं, राइट। जो ये माइक्रोब्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये फार्मर्स के फ्रेंड हैं। कैसे हैं फ्रेंड्स? ये फार्मर्स के फ्रेंड्स ऐसे हैं बिकॉज ये क्या करते हैं ना, सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं, जिससे जो हमारा सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हैं फार्मर्स के, तो ये हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जो है लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजन करते हैं फॉल, तो इनका जो ब्रीथ करना आसान हो जाता है, राइट। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air, and some living organisms. In addition, that plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. ठीक है। तो मतलब हमने पढ़ रखा है कि जो जो मतलब जो ये सॉइल होता है ना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, और कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और थोड़ा सा जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं जो, ठीक है, वो भी जो है डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, कुछ वी कैन से मैन्योर बन जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना, सपोज करो कि ये हमारी जो है सॉइल है। तो अब हमारा जो यहाँ पर सपोज एक प्लांट जो है उगा हुआ है, सपोज दिस इज आवर प्रिटी प्लांट, राइट। तो इसकी जो रूट्स हैं, दीज आर इट्स रूट्स, इसकी रूट्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं। अब इसकी रूट्स सिर्फ यहीं तक तो गई हैं, थोड़ी सेंटीमीटर्स, बस 2-3 सेंटीमीटर तक जाती हैं इसकी रूट्स। बाकी जो नीचे का है उसमें वो बचा है, ठीक है। तो अब सपोज करो ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर जितने भी मिनरल्स थे, जो भी सारे मिनरल्स थे, वो इसकी रूट्स ने ऑब्जर्व कर लिए और इस प्लांट्स ने ले लिया, और ये बहुत सुंदर सा प्लांट बन के उग गया, ठीक है। तो अब ये प्लांट उग गया, तो अब क्या होगा, जैसे हमने इस प्लांट को काट दिया, तो अब क्या होगा, ये जो इतना पार्ट था, हम इसमें एक प्लांट और उगाएंगे सपोज, ठीक है, एक प्लांट हमने इसमें और उगाया। पर अब क्या होगा ना, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो थे वो तो सारे ख़त्म हो गए न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो पहले वाले प्लांट्स ने ले लिए थे, इसलिए इसमें तो अब न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, और इसकी जड़ों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो ये प्लांट्स बढ़ नहीं पाएगा, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ना लूजनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो लूजनिंग में क्या होता है, हम जो नीचे का सॉइल है उसे टर्न करके ऊपर ले आते हैं, राइट। जो नीचे का सॉइल होता है ऊपर ले आते हैं, ताकि उस सॉइल के साथ उसके मिनरल्स भी ऊपर आ जाएं, और उसके बाद फिर इस जो ये वाला सॉइल है इसको नीचे डाल देते हैं, और थोड़े समय बाद जो है इसके न्यूट्रिएंट्स अपने आप वापस आ जाते हैं। और इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूजन करना सॉइल को। नाउ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग। तो मतलब अब जो हम ना ये करते हैं ना, टर्न करते हैं सॉइल को लूजन करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइलिंग और प्लोइंग, ठीक है, प्लो करना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। अब प्लोइंग कहाँ से होती है, प्लो से होती है, ठीक है। अब प्लोज जो हैं वो किससे बनते हैं, दे आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, ये वुड और आयरन से बनते हैं, लकड़ी और लोहे से, राइट। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड सम वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो मतलब अगर सपोज करो ना, जो सॉइल पे आप क्रॉप उगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखा है, तो आप क्या करोगे ना, उसमें पहले थोड़ा पानी डालोगे, उसके बाद उसको प्लो करोगे, ठीक है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। देखो अब कभी भी ना ऐसे करके मिट्टी खोद के देखना, तो मतलब क्या होगा, बहुत क्लम्प्स होंगे उसमें, क्रम्स जैसे पड़ जाएंगे, जैसे डेले जैसे होते हैं, मिट्टी के डेले टाइप के पड़ जाएंगे। तो मतलब ये बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है कि इन क्रम्स को जो है ब्रेक किया जाए, और पूरे जो वो है, जो पूरा हमारा फील्ड है उसे लेवल करा जाए। लेवल मतलब एकदम एकदम सीधा करा जाए, लाइक दैट, ओके। और लेवलिंग किससे होता है, एक लेवलर से होता है, राइट। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मतलब जब हम टाइलिंग करते हैं तो उससे पहले थोड़ा मैन्योर भी डाला जाता है, ताकि वो जो हेल्प करता है अच्छे से मैन्योर और
इसमें जो है मैन्योर और सॉइल अच्छे से मिल जाता है लेवलिंग करते समय, इसलिए उसमें थोड़ा सा मैन्योर भी डालते हैं। कोई कोई जो सोइंग के पहले मतलब बीज बोने से पहले कोई कोई थोड़ा सा गीला भी करते हैं वहाँ पे पानी, ठीक। अब पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो एग्रीकल्चरल है उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट्स हुए हैं। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि मतलब अगर हमें ना सोइंग करने से मतलब पहले ना सीड्स को सो करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम जो उसके बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं सॉइल के उन्हें हम तोड़ दें, क्योंकि ताकि हमारी यील्ड अच्छी हो, ताकि हमारी फसल अच्छी हो, ठीक है। This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. तो जो मेन टूल्स यूज होते हैं इस पर्पस के लिए वो होते हैं प्लो, होए और कल्टीवेटर, ठीक है। तो गाइस अब हम ना इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं ना, हम लोग अपनी खुद, हमारा ये सपोज करो कि खुद का फील्ड है, ठीक है, ये हमारा खुद का फील्ड है एंड वी आर गोइंग टू ग्रो मैनी क्रॉप्स, वी आर गोइंग टू ग्रो अ क्रॉप ऑफ ऑन दिस, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, वेट अ मिनट, सपोज करो ये हमारा लैंड है इतना एंड इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में हम जो अपना क्रॉप उगाएंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस रहेगा ताकि हम जो अपना सॉइल है उसे प्रिपेयर करें। सबसे पहली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, राइट। तो सबसे पहले हम अपने सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, उसका जो उसे लूजन करेंगे, उसे टर्न करेंगे प्लो की हेल्प से। उसे प्लो की हेल्प से हमने लूज करा, टर्न करा, ऊपर आ गया, अब उसमें क्रम्स हो गए। तो अब उसके बाद हम उसे लेवल करेंगे, लेवलिंग होगी, ठीक है। अब लेवलिंग होगी, अब आ गई बारी सोइंग की, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे को। ओके, पहले प्लो के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. तो देखो इसमें ना क्या होता है, मतलब जो प्लो है वो किस लिए यूज़ होता है, टिलिंग के लिए, टाइलिंग करने के लिए सॉइल को, उसमें फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, उसके वीड्स हटाने के लिए। नाउ व्हाट इज वीड्स, वीड्स होते हैं अननेसेसरी प्लांट्स जो हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं और उनसे कम्पीट करते हैं, राइट। और हमारे सॉइल को टर्न करने में हेल्प करता है। और ये किससे बनता है, एक वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है, जिसे एक पेयर ऑफ बुल्स, मतलब जो बुल्स हैं उसे ऐसे करके पीछे से खींचते हैं। सो दैट्स अ प्लो, राइट। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें क्या होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लो शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। ओके, तो हमारे इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला, यहाँ पर देखते हैं। मतलब ये है, देखो ये होता है ना एक प्लो, सी दिस इज अ प्लो। ये एक लकड़ी का प्लो होता है जिसे एक वन पेयर ऑफ बुल जो है वो इससे ड्रॉ करता है, राइट। और देखो अब ये जो बीच का उसमें था ना, बीच का वुड का बना हुआ, वो कैसा होता है, इसको देखते हैं। ओके, सो ये जो इसका ये वाली स्ट्रिप है इसे बोलते हैं हम प्लो शेयर। क्या बोलते हैं, प्लो शेयर। और जो इसकी ये वाली जो लंबी वाली डंडी है इसे बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं हम प्लो शाफ्ट। ओके, अब इसमें देखते हैं वाली पिक्चर में, इसको हम बोलते हैं प्लो शेयर, इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट और इसको बोलते हैं हम बीम। ओके, अंडरस्टैंडेबल, समझ में आया। नाउ ये है एक होई, ठीक है। होई में देखो क्या क्या होता है, ये है रॉड इसकी, ये है बीम, ये इसका हैंडल है, ये ग्रिप है, ये बेंड प्लेट है, ठीक है। और ये है एक होए। नाउ देयर इज अ कल्टीवेटर। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो ये देखो, ये जो पीछे लगा हुआ है दिस इज अ कल्टीवेटर। तो आजकल जो प्लोइंग है वो किससे करी जाती है, मतलब जो प्लोइंग होती है वो किससे करी जाती है आजकल, एक कल्टीवेटर से, जिससे एक ट्रक जो है ड्राइव करता है आगे को और पीछे से जो है कल्टीवेटर आते जाता है। तो अब कल्टीवेटर का जो यूज़ है वो क्या क्या सेव करता है, हमारा लेबर भी सेव करता है और हमारा टाइम भी सेव करता है, राइट। क्योंकि अगर हम ना सपोज करो दिन भर अगर हम ये वाले प्लो से लगे हुए हैं तो अब ऐसा ये तो बड़े एक्चुअली क्या है, ये बहुत धीरे चलते हैं, राइट।
तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेबर लग जाएगी, राइट। तो इसीलिए आजकल जो है ये जो हमारा कल्टीवेटर है बहुत काम सिंपल कर देता है। तो अब हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, अब हम करेंगे सोइंग। अब हम जो है अपनी मिट्टी में जो है बीज बोएंगे। ओके, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है, बीज बोना जो है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स हों, मतलब अच्छी क्वालिटी की सीड्स हों, साफ बीज हों और बहुत ज़्यादा हेल्दी सीड्स हों ऑफ अ गुड वेराइटी, अच्छी वेराइटी के, ठीक है। आर सिलेक्टेड, उन्हें पहले सिलेक्ट किया जाता है। और फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड, और फार्मर्स तो उन्हीं सीड्स को लेते हैं जो हम उन्हें बहुत बड़ी ईल्ड देंगे, बहुत अच्छा फसल देंगे। अब जो है सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते हैं, कुछ मत करो, आपको मतलब जो भी सीड्स बोने हैं आप, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ना बीकर है उसमें या फिर कोई भी बाउल में आप थोड़ा वाटर लो, उसके बाद जो है आपको जो भी बीज बोने हैं उसमें आप डाल दो वो, राइट। तो अब थोड़ी देर से भीगने दो लाइक दैट, और उसके बाद बस जस्ट 2 और 3 मिनट्स बाद देखो, 5 मिनट्स बाद देखो कि मतलब जो जो सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे ना, मतलब वो अनहेल्दी सीड्स हैं, वो अच्छे सीड्स नहीं है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं है, बिकॉज वो हॉलो होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। पर जो जो सीड्स नीचे होंगे, जो नीचे बैठ गए होंगे, पानी के नीचे बैठ गए होंगे, दैट अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। ओके, तो ऐसे करते हैं हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब जो है, अब सोइंग करने के लिए ना ट्रेडिशनल टूल जो पहले से ज़माने में पहले के जो लोग थे वो कौन सा टूल यूज़ करते थे, पहले वो देखते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स, हैविंग sharpens these ends pipe the soil and place seeds there। तो देखो, पहले से क्या होता था ना, मतलब ऐसे ही होता था ये प्लो के जैसा, बस इसमें एक फनल लगा होता था, ऐसे करके एक फनल लगा देते थे और उसमें क्या करते थे, एक एक करके बीज डालते थे और वो डायरेक्ट जो है सॉइल के अंदर जाता था। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, ठीक है। अब आजकल आ गया है सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill used for sowing with the help of tractors, this sows the seeds uniformly at equal distance and depth। ये क्या करता है, मतलब एकदम सही, मतलब मतलब ऐसा है ना, अगर आप सो कर रहे हैं सीड को, तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 डाल दिए, यहाँ पर 3 डाल, मतलब सपोज वेट अ मिनट, सपोज दैट यहाँ पर ये ज़मीन है, आपको यहाँ पे सीड्स डालने हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2-3 डाल दिए, फिर यहाँ पे भी 2-3 डाल दिए और उसके बाद यहाँ पे डाल ले हो, ऐसा नहीं, हमें यूनिफॉर्मली इक्वली डालने होते हैं सीड्स, राइट। जैसे एट इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर एक, 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 लाइक दिस, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो सीड ड्रिल क्या करता है, वो इक्वल डिस्टेंस में यूनिफॉर्मली हमारे सीड्स को डाल देता है। ओके, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये ऑल्सो, ये मतलब वो क्योंकि अंदर तक डालता है, तो ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ताकि बर्ड्स उन्हें ना खा ले। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अगर हम सोइंग सीड ड्रिल से हम सो करते हैं, बीज बोते हैं, तो हमारा टाइम और लेबर दोनों बचता है, राइट। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? तो बूझो पूछ रहे हैं कि मतलब एक मेरे घर स्कूल के पास जो एक नर्सरी है, नर्सरी क्या होता है, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, राइट। तो मतलब वहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो बैग्स में रखे हुए हैं, उन्हें ऐसे क्यों रखा होगा। तो मतलब पहेली बोल रही है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी है, मतलब पहले उन्हें नर्सरी में ग्रो करा जाता है, जैसे मतलब जो धान होता है ना, उसको पहले जो है हम एक सिंपल जगह में यहाँ पे सो करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से तोड़ के उसे फिर से दोबारा फील्ड में जो है डालते हैं, ठीक है। और ये पूरा मैनुअली होता है, पूरा लेबर्स करते हैं, ठीक है। तो ये है कि पैडी कैसे ग्रो होता है। ओके, तो अब देखो, सोइंग में क्या होता है ना, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, दिस अलाउज प्लांट्स, राइट। तो देखो, जब हम सोइंग करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो, मतलब एकदम सही डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, मतलब एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उसमें ओवर क्राउडिंग ना हो। क्योंकि अगर सपोज करो आपने ऐसे करके बीज डाले, 2-3 यहाँ, 2-3 यहाँ, फिर एक यहाँ, लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होगा,
यहाँ पे 4-5 उग जाएंगे एक साथ, यहाँ पे भी 4-5 उग जाएंगे एक साथ, और यहाँ कुछ नहीं उगेगा, सीधे यहाँ उगेगा, राइट। तो मतलब इससे ओवर क्राउडिंग होती है, एक साथ क्राउड जाते हैं, और फिर इसमें क्या होता है ना, एक साथ अगर उगते हैं ना, ओवर क्राउडिंग होती है तो क्या होता है, उन्हें सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिल पाता, ठीक है, सॉइल से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और कभी कभी तो मतलब इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है कि 2-3 प्लांट्स जो है मतलब रिमूव करने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं, ओवर क्राउडिंग ना हो करके। ओके, तो अब हमने अपनी ज़मीन में प्रिपेयर भी कर लिया अपना सॉइल, उसमें सो भी कर दिए सीड्स। अब हम डालेंगे उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो ऐसे मतलब सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें जो हम ऐड करते हैं सॉइल में, जो हम मिट्टी में डालते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ हो, उसे हम बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो अब बोझो बोला कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। मतलब मैंने जो अपने फार्म है, अपने जो खेत है, उसमें देखा कि एक बहुत अच्छा क्रॉप उग रहा है, और अपने बगल के फार्म में देखा कि वहाँ के प्लांट्स बहुत ज़्यादा वीक थे। तो ऐसा क्यों होता होगा, वो सोच रहे बूझो। तो देखो अब यहाँ पे जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या फ़र्क होता है, आप लोग यही सोच रहे होगे। एक्चुअली मैन्योर जो है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिकली मतलब ऐसे डिफरेंस तो बहुत है, मैं सिंपली डिफरेंस बता रही हूँ कि क्या है। मैन्योर इज ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियल, ठीक है। तो अब soil supplies mineral nutrients to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after the crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. जो सॉइल है ना, वो मिनरल और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं क्रॉप को, हमें पता है। जैसे सॉइल है, ये प्लांट है, सपोज प्लांट है ये, सपोज कर लो। तो मतलब इसमें जो है क्या करते हैं, सॉइल जो है इसे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो अब ये बहुत अब कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं पर एरियाज में ना फार्मर्स ऐसे होते हैं जो मतलब क्रॉप के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद क्रॉप, क्रॉप फील्ड में लगाते जाते हैं, राइट। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। उसे कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई क्रॉप नहीं लगा होगा, कभी भी उसे ऐसे खाली नहीं छोड़ते, मतलब उगाते रहते हैं। एक क्रॉप हो गया, दूसरा उगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा, दूसरा क्रॉप के बाद क्रॉप, 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 क्रॉप। तो देखो अब सपोज करो आपको होमवर्क मिल रहा है, एंड होमवर्क के बाद होमवर्क, 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 कैसे लगता है, थक जाओगे, राइट। तो वैसे ही सॉइल भी होता है, वो भी थक जाता है। सोचो क्या होता होगा उनकी न्यूट्रिएंट्स का, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या होता होगा, वो तो बिल्कुल ही डाइमेनाइज मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते होंगे, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो हमारा सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे, ठीक है, वो बहुत उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स। इसीलिए फार्मर्स को क्या करना चाहिए, फार्मर्स क्या करते हैं ना, अपनी फील्ड्स में मैन्योर डालते हैं ताकि वो फिर से सॉइल में जो है वापस से न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जब हम प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने प्लांट्स में मैन्योर डालते हैं उसे हम बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर हम सही तरीके से जो मैन्योरिंग नहीं करते हैं प्लांट्स में, तो हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, राइट। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड और एनिमल वेस्टेज। तो देखो ना, मैन्योर क्या है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कैसे कैसे बनता है ये, इसे मतलब जितना भी प्लांट और एनिमल वेस्टेज हैं उन सबको डालते हैं और उसके बाद डंप करते हैं एक जगह पर, एक मतलब बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, खूब बड़ा बड़ा गड्ढा बनाएंगे। उसके बाद उसमें सारा वेस्ट डालेंगे, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, और उसके बाद उसको मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, और वो ऐसे मतलब रॉटन होता रहता है, सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, और उसके बाद वो बन जाता है मैन्योर, राइट। और अब ये जो डिकम्पोजिशन है, अब देखो ये वेस्ट, सपोज दैट वेस्ट से ये बना मैन्योर, तो इसे मैन्योर बनाता कौन है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसे मतलब इसे हम और हम पहले ही पढ़ चुका है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है क्लास 6 में,
ओके, हम वर्मी कंपोस्टिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स सिंपली होते हैं केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो मतलब बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैन्योर से भी ज़्यादा ना। वो कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे मैन्योर से कैसे अलग होते हैं वो मैन्योर से? द fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers: urea, ammonium sulfate, super phosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium and others, right? तो मतलब फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स होते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फोरस, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइट? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो मतलब फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं फार्मर्स को, मतलब अगर वो फार्मर्स जो है ना फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो बहुत अच्छा यील्ड होता है उनके क्रॉप्स का, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को तो हमारा जो सॉइल है ना वो बहुत कम फर्टाइल हो जाता है, मतलब सॉइल पूरा ख़राब हो जाता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स है ना वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे जैसे जो फार्मर्स है ना वो अपने अच्छी ईल्ड लेने के चक्कर में बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल देते हैं, राइट? और ऑर्गेनिक मैन्योर क्योंकि ज़्यादा नहीं रहता, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते ये फर्टिलाइजर्स की तरह, पर उसको इसलिए उसको नहीं डालते, फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं बहुत सारा, ठीक है। और leave the field uncultivated in between two crops. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. तो मतलब क्या होता है, अगर पानी डालेंगे तो सारा जो वो फर्टिलाइज़र है वो पानी के साथ मिलकर चले जाएगा और लास्ट में तो उसे सी में ही जाना होता है, तो इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। जो मैन्योर है ना वो अगर हम मैन्योर को यूज़ करते हैं तो वो हमारी सॉइल का टेक्सचर और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी उसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर आप मतलब मैन्योर फर्टिलाइज़र नहीं डालकर अपने क्रॉप्स में जो है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसमें रिप्लेनिश करना चाहते हैं तो क्या तरीका है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? मतलब ऐसा है ना कि मतलब ऐसा नहीं कि आप सपोज करो आप एक क्रॉप उगाते हो पैडी का, तो आपने पैडी उगाई, फिर अगले साल आपको फिर से पैडी उगानी है, फिर से पैडी उगानी है, ऐसे नहीं। क्रॉप को रोटेट करिए। जैसे कि मतलब आज इस बार आपने उगा दिए वीट और अगले सीज़न में उगा दीजिए फॉडर, उसके बाद लेग्यूम्स कुछ भी, ठीक है। और अगले सीज़न में फिर से वीट उगा सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था रिजोबियन के बारे में। रिजोबियन क्या होता है? वेरी सिंपल थिंग, एक्चुअली रिजोबियन इज अ बैक्टीरिया। रिजोबियन एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, सॉइल में क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में। So this is the section of fertilizer. This is the section of manure. Fertilizer is a man-made inorganic salt. Fertilizer जो है man-made है और inorganic है. Manure is natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. मतलब manure एक natural substance है जो decomposition से बनता है cattle dung से and plant residues से। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर होते हैं। फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को, मैन्योर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। फर्टिलाइज़र बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में और मैन्योर मतलब रिच होते हैं पर फर्टिलाइज़र जितने रिच नहीं होते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ना हमने एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या होता है, मतलब मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट एनहांस वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है, सॉइल को पोरस बनाता है ताकि उसमें अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ईजी हो जाए। और उसमें माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स जो हैं, अच्छे माइक्रोब्स जो हैं, उन्हें इन्हांस करता है, उन्हें बढ़ाता है और टेक्सचर बढ़ाता है हमारे सॉइल का, ओके।
नाउ अब नेक्स्ट, अपने बीज बो दिया, मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाल दिया, अब नेक्स्ट इज इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल, टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई, जो अपने वाटर को मतलब जैसे आपका सपोज करो आपने एक छोटा सा क्रॉप उगाया हुआ है, तो आप मतलब रोज़ उसमें पानी डालते हैं ना, आज पानी डाला फिर अगले दिन, बस यही है इरिगेशन। इरिगेशन हम जब क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स में पानी डालते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, राइट। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लोग जीते हैं, उन सबको पानी चाहिए, राइट। वाटर जो है सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर जो है वो प्लांट रूट्स में एब्जर्ब्ड होता है, जो वाटर है ना वो प्लांट रूट एब्जर्ब कर लेती हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। तो वाटर के साथ साथ जो है मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी हैं, जो वो रूट से ऑब्जर्व कर लेती हैं। प्लांट्स के अंदर 90% ऑफ वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, बिकॉज बिना वाटर के जो है प्लांट आपका जो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, राइट। और वो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट होता भी नहीं है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो वाटर न्यूट्रिएंट जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं ना, सपोज ना दिस इज़ हमारा जो है ये प्लांट है, सपोज दिस इज़ द प्लांट एंड ये इसके वो हैं रूट्स एंड दिस इज़ अ प्लांट। तो मैं अब सपोज करो हमने यहाँ पे पानी डाला एंड उसमें साथ उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी डाल रखे हैं, तो अब उसमें तो डिजॉल्व हो गए ना वाटर में मैन्योर फर्टिलाइजर्स। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स है ना, अगर वो वाटर को लेते हैं तो उसके साथ साथ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी चला जाते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। तो अगर हमें ना अपने फील्ड्स में अच्छी क्रॉप चाहिए, अच्छी यील्ड चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, हमें मतलब उसमें मॉइस्चर जो है उसमें वाटर, उसे वाटर करते रहना होता है रेगुलरली। तो बहुत सिंपल है इरिगेशन की डेफिनेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब रेगुलर टाइम्स में जो हम क्रॉप को पानी देते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड इरिगेशन, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब अलग अलग क्रॉप को अलग अलग टाइप के पानी, अलग अलग टाइप की वाटर चाहिए होता है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास है, जैसे पैडी है, पैडी को चाहिए बहुत सारा पानी, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें इरिगेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, इसलिए टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। पर वीट में ऐसा नहीं है, उसमें इतना पानी नहीं लगेगा, राइट। तो अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती हैं, अलग अलग टाइम्स होते हैं पानी वगैरह पानी डालने के लिए, ठीक है। नाउ why is it so good you'd be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? I am very careful this year about watering the plants. So the Bujo is saying, Bujo कह रहा है कि मतलब मैं इस साल बहुत केयरफुल रहूँगा अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए, बिकॉज पिछले साल जो है मेरे सारे प्लांट्स सूख गए थे और मतलब मुरझा गए थे, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कौन कौन सी सोर्सेज से होता है। दी सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए जो जो सोर्सेज हैं वाटर के, दैट आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स, ठीक है। ये सारी सोर्सेज हैं इरीगेशन के। नाउ सी, अब हम देखते हैं ना कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते थे इरीगेशन के। सो ये है फर्स्ट हमारा मोट। इसमें क्या है ना, ही इज़ द फार्मर, ये इसका खेत है, ये इसकी क्रॉप है और यहाँ पे वेल है। तो व्हाट ही इज़ डूइंग, मतलब इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे इसने हल्का सा यहाँ पे क्या कहेंगे, छोटा सी मतलब गूल टाइप की बनाई हुई है। और यहाँ सब जगह ऐसे ही बनाया हुआ है इसने। और ये मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से पानी डाल रहा है और यहाँ से जो है सब जगह वाटर सप्लाई हो रहा है। तो दिस इज़ मोट, इसे बोलते हैं हम मोट, राइट। नाउ द सेकेंड इज चेन पम्प। यहाँ से जो है ये चेन, ये ऐसे घूम रहा है, ये बकेट पानी लेकर आ रही है और यहाँ से डाल रही है दिस, और यहाँ से पानी जा रहा है पूरे इसमें। दिस इज ढेकली, इसमें भी फार्मर जो है वेल से पानी निकाल रहा है एंड जस्ट पुटिंग इट ऑन टू इट। एंड दिस वन इज राहत। तो दीज ऑल, ये सारे जो हैं ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरीगेशन है, कैसे लोग पहले के जो हैं। तो मतलब ऐसा है ना कि मतलब ये जितने भी मेथड्स हैं इन सब में पानी वेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। जैसे कि ये वाला जो है मोट सिस्टम में क्या हो रहा है कि
मोट में ये वाला जो पानी है ये जाएगा तो सही क्रॉप्स में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पानी जो इधर को बह जाए, कुछ पानी इस साइड को बह जाएगा, राइट। ये नहीं है कि सारा का सारा पानी क्रॉप्स में ही जा रहा है, राइट। काफ़ी सारा पानी वेस्ट होगा इस पर। एंड दिस चेन पंप में भी यही है, सब में जो है इसमें वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होने के चांसेस हैं, राइट। एंड नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडर्न मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, ठीक है। तो हम मतलब मैं पिक्चर के सोर्स से समझा रही हूँ, बिकॉज हम पिक्चर देख के ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या हुआ है, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, जहाँ से दिस इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से इरिगेशन होने वाला है पूरे प्लांट्स में। तो यहाँ से जो है एक मोटर लगाया हुआ है एंड पाइप लगाया हुआ है, जो यहाँ सी वेट अ मिनट। तो ये मोटर क्या कर रहा है, यहाँ नीचे से पानी ले रहा है, इसमें जा रहा है, और उसके बाद ये पानी जो है इस पाइप में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है पाइप, और यहाँ जा रहा है। उसके बाद ये जो पानी है ये वाले पाइप में जाएगा, ये वाले पाइप में, उसके बाद ये वाले पाइप में, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर से जो है स्प्रिंकल होगा, जैसे रेन होती है ना हमारे ऊपर, वैसे यहाँ से भी स्प्रिंकल होगा और क्रॉप्स में गिरेगा। तो ये वाला जो स्प्रिंकल होगा यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ से स्प्रिंकल होगा, यहाँ से स्प्रिंकल होगा, ठीक है। तो दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर, कि उसकी मतलब आपने कहीं कहीं पार्क्स और अपने मतलब स्कूल के जो प्ले ग्राउंड होते हैं वहाँ पर भी ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो दिस इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ ड्रिप सिस्टम, व्हाट इज ड्रिप सिस्टम? ड्रिप सिस्टम ना बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा वाटर सेव होता है इसमें, क्योंकि इसमें ना जो है पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद जो है वो पानी की वो डायरेक्ट रूट्स में जाती है। सो देखो इसमें भी वही वाला सिस्टम है, इसमें जाता है यहाँ से पानी एंड कम इन टू द मोटर एंड कम फिर फ्रॉम हेयर एंड गोज राइट अप। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे यहीं पर मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे छोटे से पाइप लगाए हुए होते हैं, तो यहीं पर से ड्रॉप बाई ड्रॉप 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 बूंद बूंद करके जो है रूट्स में पानी जाता है, राइट। सो मतलब ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, इसमें वाटर सेव होता है एंड ऑल दैट, मतलब लेकिन मतलब बहुत एक्सपेंसिव हैं ये दोनों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉजल्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा मोटर लगेगी, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो अब हमने इरिगेट भी कर दिया अपनी फील्ड को, अब हम करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने पानी डाला, उसमें मैन्योर डाला एंड सब कुछ दिया उसे ना, अब क्या हुआ ना, लेकिन उसमें क्या हो गया, हमारी क्रॉप तो उगा, बहुत अच्छा क्रॉप उगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, वीड्स भी उगने लग गए। नाउ व्हाट आर वीड्स? एक्चुअली वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं मतलब ऐसे अननेसेसरी प्लांट जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब कभी आपने देखा होगा, अगर आप अपने पॉट में जो फ्लावर पॉट होता है, अगर उसमें अपने फ्लावर उगाया होता है तो उसके आसपास घास जम जाती है, दैट इज वीड्स, उसी को वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वीड्स कैसे हार्मफुल हैं वो सब देखते हैं हम इसमें, राइट। Pujo and Baheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. तो पूजो और पहेली जो हैं वो ना यहीं आसपास कहीं फील्ड्स में गए थे जहाँ बहुत अलग अलग प्लांट्स उगे थे। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा ना, मतलब कि क्या हुआ था, वीट तो उग रहा था, वीट मतलब गेहूँ भी उग रहा था, और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ और प्लांट्स भी उग रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा, तो हैव दे दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? तो बूझो ने क्वेश्चन करा कि क्या ये क्यों लगाया इन्होंने ये फालतू के प्लांट्स। तो एक्चुअली जो प्लांट्स थे ना, वो क्या ये किसी पर्पस से लगाए गए हैं यहाँ प्लांट्स, उसने ये पूछा। तो एक्चुअली एक फील्ड है, उसमें बहुत अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वीड्स, ओके। सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब हम अगर वीड्स को रिमूव करते हैं सो दैट इज कॉल्ड वीडिंग, राइट। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप। अब वीडिंग क्यों ज़रूरी है, वीड्स को हटाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर आपका सपोज दिस इज योर फील्ड एंड आपने यहाँ पर क्रॉप उगाया हुआ है कोई भी, तो आप इसमें पानी डाल रहे हो, मैन्योर डाल रहे हो, और इसके साथ साथ वीड्स भी उग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे ना, कंपटीशन करेंगे आपके क्रॉप के साथ, या आप मतलब क्रॉप्स का पानी ले लेंगे एंड सनलाइट ले लेंगे। सो दिस इज अ वे दे आर हार्मफुल टू द क्रॉप, ठीक है। तो कंपटीशन करते हैं और हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और कोई इसमें से जो कोई वीड्स तो मतलब पॉइजनस तक होते हैं, राइट।
फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. अब फार्मर्स जो है वो बहुत सारे वेज यूज़ करते हैं इस क्रॉप्स को, मतलब ये जो वीडिंग करने के लिए. तो कौन कौन से हैं वो, मतलब वो एक तो मैनुअली होता है, एक मशीनरी होता है. ठीक है, तो मैनुअली कैसे करते हैं, खुरपी से, मतलब खुरपी से खोदेंगे और उन प्लांट्स को निकाल देंगे बाय रूट से निकालते हैं, क्योंकि अगर रूट वहीं रहेगी ना तो वो वापस भी उग सकता है. तो पूरा खुरपी से खोद के ऐसे अच्छे से रूट्स निकालते हैं. दिस इज मैनुअली. और सेकेंड इज वीडीसाइड यूज़ करते हैं. वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स आर दैट जो मतलब केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम वहाँ डालते हैं जहाँ पर भी वीडीसाइड्स होते हैं वो मर जाते हैं. राइट, सो दीज आर वीडीसाइड्स. देखो यहाँ पर एक this is a picture in which a farmer is spraying its weedicides to its crop. Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth or weeds before flowering and seeds formation. Spring of weedicide. तो देखो, मतलब जब अगर कोई फार्मर है ना, वो अगर सीड्स में वीड्स को हटाने के लिए वीडीसाइड्स डाल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस फार्मर को उस वीडीसाइड्स के कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है. इसीलिए उन्हें जब भी वो वीडीसाइड्स ना स्प्रे करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपना जो नोज़ है और उनकी जो माउथ है उसे ऐसे मतलब एक कपड़े से कवर कर लेना चाहिए. ओके, नाउ अब सपोज करिए हमारी पूरी जो है क्रॉप उग गया अच्छे से, उसमें बहुत अच्छे मतलब सपोज हमने वीट उगाया हुआ था. सो वीट में हमने बहुत अच्छे दाने आ गए हैं एंड बहुत अच्छी फसल हो गई, हमारी क्रॉप बहुत अच्छा हो गया हमारा. तो अब आता है स्टेप हार्वेस्टिंग का, उसे हार्वेस्ट करने का, उसे काटने का. तो मतलब हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, मतलब उसे काटना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये. और मतलब हार्वेस्टिंग वही होता है कि जब हमारा क्रॉप पूरा मैच्योर हो जाए उसके बाद उसे काटना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ठीक है, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. इट यूजुअली takes 3 to 4 months for the cereal crops to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the green seeds need to be sorted. तो देखो, अब हार्वेस्टिंग भी दो तरीके से होती है, एक तो मैनुअली और एक मशीनरी. तो देखो, मैनुअली जो है मतलब जो फार्मर्स हैं वो नॉर्मली सिकल लेते हैं अपना, और उससे जो है प्लांट्स को, क्रॉप्स को काटते हैं. सो दिस इज़ द मैनुअल फंक्शन. और अगर और द सेकेंड थिंग इज मशीनरी है, दिस इज़ कंबाइन. ये कंबाइन क्या करती है ना, सी ये जो है यहाँ से मतलब ऐसे मतलब क्रॉप्स को काटती है और उसको क्या करती है, क्रॉप को उसके प्लांट से अलग करती है. जो मतलब अब देखो, जो हमने वीट का प्लांट उगाया है, हमें उसमें से सिर्फ गेहूं के दाने चाहिए, उसके प्लांट्स नहीं चाहिए, उसकी लीव्स नहीं चाहिए. राइट, तो ये क्या करता है ना, इसको अपने चाफ से भी अलग कर देता है. जो सीड होता है उसे चाफ से अलग करके भी रख देता है. दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ठीक है, उसे थ्रेशिंग भी कहते हैं. ये सारे वेज हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी. तो कंबाइन क्या है, एक हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी है. हार्वेस्टर मतलब जो क्रॉप्स भी काट देता है और थ्रेश भी कर देता है. व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग मतलब जब आप अपनी क्रॉप को अपनी चाफ से अलग करते हो, सो दैट इज थ्रेशिंग. राइट, after harvesting sometimes stubs are left in the field which are burned by farmers, but it is very easy to know that it causes pollution. It may also catch fire and damages the crop lying in the fields. तो मतलब अब जैसे कि ना क्रॉप जैसे पूरा हार्वेस्ट हो गया, थ्रेस्ड हो गया, तो कुछ ऐसे होते हैं स्टब्स बचे रहते हैं, कुछ बचा होता है वहाँ पर. सपोज करो कुछ पत्ते बचे रहते हैं, तो मतलब फार्मर्स क्या करते हैं, उन्हें जला देते हैं. राइट, क्योंकि वो किसी काम के है नहीं, तो फार्मर्स उन्हें जला देते हैं. तो उससे क्या होता है कि पहेली बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि इससे उसे पता है कि इससे पोल्यूशन भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे खेत में आग लग सकती है, और वहीं पर जो क्रॉप्स पड़े होते हैं उन्हें भी अफेक्ट हो. तो शी इज़ लिटिल वरीड. तो ऐसा ना, मतलब ऐसा जिनके पास बड़े खेत हैं और मतलब बहुत टाइम लगेगा उन्हें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करने में, वो तो कंबाइन यूज़ कर लेते हैं. पर जिनकी छोटे लैंड होते हैं, छोटे क्रॉप्स ही उगाते हैं वो, तो वो लोग विनोइंग करते हैं. विनोइंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स और योर क्रॉप फ्रॉम द chaff. राइट, ओके. Now we are going to understand about harvest festivals. Now what are harvest festivals? Actually ना, हर 3-4 महीने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, एक दिन ऐसा आ जाता है
कि हार्वेस्ट हो जाता है पूरा, और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब पूरे गोल्डन फील्ड्स हैं, हाँ मतलब सुनहरे जो फील्ड्स हैं, मतलब खड़े हुए हैं ऐसे क्रॉप्स, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन लगा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है वो। तो उससे क्या होता है, फार्मर्स का ना जो हार्ट है दे फिल विद जॉय, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें मेहनत का फल मिलता है, द फ्रूट ऑफ द हार्ड वर्क, राइट। तो उन्हें मिलता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि इतने इतने महीनों से वो मतलब बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स करे हैं इसको उगाने के लिए, बहुत खुश होते हैं वो अंदर से। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना आप रिलैक्स करा जाए और थोड़ा इन्जॉय करा जाए इस टाइम को, क्यों ना इस डे को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं रोज, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत अलग अलग पार्ट्स में इंडिया में। और इससे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं बहुत एंथुजियाज्म से, और इसी को हम स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू, ये सारे क्या हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स। ऑलराइट, नाउ अब हमने हार्वेस्ट भी कर दिया, अब है स्टोरेज। कि मतलब स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर हम अपने जो प्लांट है, अपना जो ग्रेन है, उसको अगर सही तरीके से स्टोर नहीं करके रखते, तो हमारे जो फसल है, जितनी भी हमने मेहनत करी, सारी सब पूरा खराब हो जाएगा वो जितना भी है। तो उसे स्टोर करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब उन्हें बस बस इतना है कि उन्हें मॉइस्चर से सेव रखना है। मॉइस्चर मतलब जो भी नमी हो जाती है ना, उससे सेव रखना है, क्योंकि उससे जो है हमारा क्रॉप ग्रेन्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं। और उन्हें रैट्स, इंसेक्ट्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबसे सेव रखना बहुत बड़ा टास्क है। सो जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, उन्हें विदाउट तो मतलब क्या करना चाहिए ना, जो आपके क्रॉप्स हैं उन्हें पूरा सुखा लो, उनका सारा जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। सारा उनका गेहूं का जो मतलब सपोज करो हमने गेहूं उगाए थे, तो गेहूं का मॉइस्चर जो है उड़ जाएगा, और दैट विल बी सेफ, फिर वो सड़ेगा नहीं। ओके। और तो उनको स्टोर करने से पहले उन्हें सन में जो है ड्राई करा जाता है, ताकि उनका मॉइस्चर पूरी तरह ख़त्म हो जाए। ओके। और उसमें कोई भी इंसेक्ट पेस्ट या फिर बैक्टीरिया फंगी जो है उसे अफेक्ट ना करे। और कुछ लोग जो हैं मतलब नीम भी डालते हैं, मतलब ये देखो, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स। मैंने अपने मतलब पहली बोली कि मैंने अपनी मम्मी को देखा उसमें कुछ ड्राइड नीम लीव्स डालते हुए, जिसमें वीट डाला हुआ था। मैंने सोचा क्यों, बिकॉज ना ऐसा होता है, क्योंकि जो नीम के पत्ते होते हैं तो उसमें मतलब कभी भी कीड़े वगैरह नहीं आते, सो दैट्स वाई। तो फार्मर्स जो हैं वो अपने जो ग्रेन होता है उसे किस में स्टोर करके रखते हैं, जूट बैग्स में, ठीक है, और मेटालिक बिन्स में। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries. Okay, wait a minute. तो देखो यहाँ, ये है साइलोज, जिन सब में हमने ग्रेन्स को स्टोर करा हुआ है, और ये है जूट बैग्स, ठीक है, ग्रेन्स रखे हुए हैं जिसमें। ओके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग। तो घर में जो हम स्टोर करते हैं उसमें ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं, ताकि उसमें पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ना लगे। ओके। नाउ देयर इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो हम जो है हमें ना मतलब एनिमल्स हमने देख लिया कि कैसे हमें जो है प्लांट से फूड मिलता है। अब एनिमल से कैसे फूड मिलता है हमको, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब ऑफ वर्ल्ड, बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब दुनिया में यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं फिश भी कंज्यूम करते हैं एज देयर डाइट, विच आर नॉन वेजिटेरियन। वो फिश वगैरह भी कंज्यूम करते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, राइट। एंड हमने अभी अभी प्रोसेस देखा कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, इसमें बहुत सारे नंबर्स, कैसे कैसे मतलब प्रिपरेशन होता है सॉइल का, फिर सिलेक्शन ऑफ सीड्स करो, फिर इरिगेशन करो, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, राइट। तो वैसे एनिमल्स को भी ना घर में रियर करा जाता है, मतलब घर में उन्हें मतलब बड़ा किया जाता है, राइट। सो जो फार्म्स में या फिर घर में, जैसे कि उन्हें अच्छा प्रॉपर फूड प्रोवाइड करा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है। और ऐसे ही मतलब सपोज करो आपके पास एक एनिमल है, जिसे आप सपोज करो आपके पास एक काऊ है, जो जिसे आप अच्छा फूड, प्रॉपर फूड दे रहे हो, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, केयर कर रहे हो, तो वो आपको लास्ट में क्या देगी, मिल्क, कर्ड,
घी, ऑल ऑफ them मेड फ्रॉम द मिल्क, राइट? तो ऐसे ही जब बहुत बड़े लार्ज स्केल में सब कुछ करा जाता है, नॉट ओनली काउ बट द हेन्स एंड अदर थिंग्स, गोट्स लाइक दैट, ये जब लार्ज स्केल में करा जाता है, बहुत बड़े स्केल में किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, राइट? अब जो है फिश जो है वो बहुत अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए. फिश इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ बिकॉज उससे हमें क्या मिलता है फिश से? कॉड लिवर ऑयल. एंड व्हाट इज कॉड लिवर ऑयल? कॉड लिवर ऑयल जो है बहुत रिच होता है विटामिन डी में, जो हमें फिश से मिलता है. सो दैट वॉज ऑल ऑफ टुडेज चैप्टर. आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट रीडिंग विद मी. तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा हमने इस पूरे चैप्टर में, और मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो एंड पूरा अच्छे से समझ में आएगा. अगर समझ में आएगा तो कमेंट्स करना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय बाय.